यूनिवर्सल न्यूज में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रोहिणी वार्ड नंबर 34 से निगम की तैयारी कर रहे एनसीपी से उम्मीदवार सरबजीत सिंह। सरबजीत जी अपना परिचय दें थोड़ा सा। सरबजीत सिंह, वार्ड नंबर 34 रोहिणी डी से मैं एनसीपी का प्रत्याशी हूँ और निगम की तैयारी कर रहा हूँ। सरबजीत जी निगम की तैयारी कर रहे हैं आप, किस किस तरह की आपकी चुनावी रणनीति है इलेक्शन में उतरने? मेरी बेसिक जो हमारा चुनाव में जो उतरने की हमारी रणनीति है वो हम अपने एरिया के जितने भी, जैसे हम कह सकते हैं कि दिक्कत और परेशानी से हमारी एरिया की, उनको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे वार्ड में जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनकी जितने भी परेशानी हैं उनकी परेशानियों को लेते हुए हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। कुछ एक आध समस्याएं बताएं जिसको लेकर के आप जनता के सामने। जैसे हमारे वार्ड के अंदर जो है सबसे बड़ी परेशानी है पीने के पानी की, सीवर्स की परेशानी है, नालियों से गंदा पानी निकासी की परेशानी है, जो हमारे वार्ड के पार्क्स वगैरह हैं उनकी परेशानी है, निगम के स्कूलों की परेशानी है। बहुत परेशानियां हैं यहाँ जिनको लेके हम अपना जो हमारा एजेंडा जो हमने तैयार किया है पूरा अपना, वो इन सब चीज़ों को लेके तैयार किया है। इन सब चीज़ों को लेके हम अपनी तैयारी कर रहे हैं ताकि हम आने वाले टाइम पे इन सब चीज़ों से अपने वार्ड की जो जनता है उनको इन सब परेशानियों से उनको दूर कर पाएँ। कोई एक आध आपने ऐसा स्लोगन जो आप जनता के बीच उतरने के लिए आपने बनाया हो? बेसिक वही है कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको अपनी तरफ से पूरी तरह आपकी जनता की हम सेवा करेंगे। सरबजीत जी नेता लोग, अगर हम बात करें नेता लोगों की, आते हैं, वादे करते हैं और अपना चले जाते हैं, तो आप पर अगर जनता भरोसा करे तो क्यों करे? सबसे बड़ा भरोसा करने का जो एक ऑप्शन है वो ये है कि मैं इनके बीच का रहने वाला। अभी तक के यहाँ के जितने भी निगम पार्षद आए हैं, जो अभी करंट में जो हैं, वो भी हमारे एरिया से 5, 7, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं सेक्टर 20-21 का निवासी हूँ, यही मेरे वार्ड का सारा वार्ड है। 20, 21, 22 हमारा पूट कला और कृष्ण विहार। मैं 20-21 का निवासी हूँ, यहाँ की सारी भली भांति यहाँ की परेशानियों से वाकिफ़ हूँ। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए ही मैंने निगम के चुनावों में आने का सोचा है। अगर हम बात करें, आप जैसे एनसीपी से अपना चुनाव लड़, अगर हम बात करें एनसीपी पार्टी, हाँ जी, तो महाराष्ट्र में भी हाल ही में बीएमसी के चुनाव हुए, हाँ जी, जहाँ पर एनसीपी का प्रदर्शन देखा गया कि एकदम ना के बराबर था। तो क्या लगता है दिल्ली में अपना प्रदर्शन किस स्तर तक रखेगी या इसका अस्तित्व कहाँ तक रखेगा? देखिए, अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की और दिल्ली की, दोनों की ही राजनीति में बहुत फ़र्क है। महाराष्ट्र के बीएमसी के अंदर जो है वो कितना प्रदर्शन हुआ नहीं हुआ उसमें, और दिल्ली में कितना होगा इसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि दिल्ली के अंदर हम खुद इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि हमें अपना बेस्ट देना है, हमने जनता की सेवा करनी है पूरी। जब हम जनता की सेवा करने के लिए अगर हम आते हैं तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला भी ये चीज़ सोचता है कि वो अगर ये मेरे पास आ रहा है, एक नया चेहरा है। क्योंकि एनसीपी जो है अभी दिल्ली में, अगर हम दिल्ली के एमसीडी चुनाव की देखें तो इस बार बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं कि 100% आने की कोशिश कर रही है कि हम हर तरफ अपने पूरे कैंडिडेट लड़ाएंगे ताकि हम उस हिसाब से ये काम कर सकें कि दिल्ली के अंदर हमारा एनसीपी का भी थोड़ा सा जुझार रहे ताकि हम काम कर सकें। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई जिसने एक प्रचंड बहुमत भी हासिल किया और अच्छी जीत दर्ज की, जो ऐतिहासिक रहा। लेकिन अगर देखें, बात करें विकास की या वादों की, तो कहीं ना कहीं नज़र आया कि वो अपने वादों पे अधूरे रहे। बिल्कुल। तो पब्लिक एनसीपी पे क्यों भरोसा करेगी या किस तरीके से आप ऐसा क्या करें जो आप भरोसा दिलाएं? देखिए, बात एनसीपी पे अगर आती है या आम आदमी पार्टी की आती है, तो आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए पिछले 2 साल से हर बंदा देख रहा है कि ये कोई भी वादे पूरे नहीं हो पाए हैं पूरी तरह उनके। उन्होंने बोला सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, उन्होंने बोला वाईफाई कराएंगे, उन्होंने बोला कि हम हर बंदे को जो है, हर जनता को अगर हम देखें कि हर आदमी को हम पूरी सहूलत देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाकी बात रही आप कह रहे हैं एनसीपी की, तो एनसीपी
अब अगर निगम के चुनाव में आ रही है और अगर हम उस पर अच्छी जीत हासिल करते हैं तो हम जनता को ये पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जो वादे उन्होंने किए हैं और जो वादे उन्होंने करने के बाद पूरे नहीं हो पाए, हम उन वादों को पूरी तरह करने की कोशिश करेंगे ताकि हम जनता की पूरी तरह सेवा कर पाए। बाकी बात रही, आपने कहा कि एनसीपी को क्यों सपोर्ट करेंगे, तो एनसीपी जो है वो एक नेशनल पार्टी है। हमारे जो माननीय शरद पवार जी हैं उनसे इम्प्रेशन लेके पूरी तरह हमने इस चीज़ को सोचा है कि अगर हम काम करना चाहते हैं तो हम काम करके दिखाएंगे। अगर मैं बात करूं आपके राजनीतिक करियर, आपने अपना राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू किया और आपको यहाँ इसकी राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से? देखिए, राजनीतिक कैरियर की अगर आप बात करते हैं तो राजनीतिक कैरियर मैंने आज से 4 साल पहले शुरू किया था अपना। और प्लस अगर हम देखें कि मैं एनसीपी के साथ पिछले 3 साल 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और समाज सेवी की तरह मैं यहाँ पूरा काम करता हूँ। और जो हमारे एरियाज़ के जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, आपके मस्जिद हैं, उन सब से भली भांति परिचित हूँ ताकि मैं हर वर्ग के आदमी को, हर जाति के आदमी के साथ मैं घुल मिल के रह सकूं, ताकि किसी को ये ना लगे कि एक सिख परिवार का आदमी आके मेरे साथ बैठ के क्यों बैठा है मेरे साथ, ताकि एटलीस्ट उस बंदे को ये लगे कि एक सिख परिवार का आदमी नहीं है, ये हमारे बीच का आदमी है, एक अलग मेजोरिटी का आदमी नहीं है, हमारे बीच का आदमी है। आपने बात की समाज की सेवा करने की, लोगों की सेवा करने की, तो राजनीति ही हम समाज सेवी या किसी एनजीओ संस्था से जुड़ के भी लोगों की समाज में सेवा कर सकते हैं। उसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर हम किसी एनजीओ के साथ जुड़ गए, आप जैसे आपने बताया, अगर हम काम करते हैं तो हमारी एक लिमिट होती है, एक हद है हमारी कि हम उस हद के बाद हम उस चीज़ को हम नहीं कर पाएंगे। सपोज अगर हमने हम देखिए, हम जो है निगम के चुनाव के लिए आ रहे हैं, निगम के चुनावों के अंदर अगर हम ये चाहते हैं कि हमने जनता की सेवा करनी है और हमने ये काम सारे करने हैं जो निगम के अंतर्गत आते हैं, तो वो सारे काम हमें एक एनजीओ के लेवल पे या मैं एक समाज सेवी के लेवल पे उतना नहीं कर पाऊंगा जितना मैं राजनीति में आने के बाद कर पाऊंगा, क्योंकि राजनीति में आने के बाद हमें कई ऐसे प्लस पॉइंट्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम जनता की सेवा एक एनजीओ की तरह सेवा करने से बेटर कर सकते हैं। दिल्ली में अगर हम बात करें, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें आज के टाइम पे आम आदमी पार्टी एक नंबर 1 पर जो जिस तरह से चल रही है, सत्ता में अपना कब्जा किया, एक पहले स्थान पर पहुंची। लेकिन अगर हम इसके अलावा और पार्टी की बात करें, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, वो भी कोई कमज़ोर पार्टी नहीं, तो उसके लेवल में एनसीपी को आप कहाँ से? देखिए, बात रही पार्टी के लेवल की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी किसी भी लेवल पे कम है। लेकिन आप ये भी मत सोचें कि एनसीपी भी किसी लेवल पे कम है। हम ये चीज़ जनता को दिखाना चाहते हैं कि अगर आप एनसीपी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताते हैं तो वो एनसीपी का प्रत्याशी जो है वो बीते हुए जितने भी प्रत्याशी आए हैं, चाहे वो बीजेपी का है चाहे वो कांग्रेस का है, उससे आपको अच्छा ही काम करके दिखाएगा, बुरा काम नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम पे जिस तरह से राजनीति हो रही है, आपने देखा होगा अभी हाल ही में यूपी में ईवीएम का मुद्दा बहुत जोरों से होता है। हाँ जी, हाँ जी। ईवीएम में गड़बड़ी का, हाँ जी। उसमें अगर थोड़ी सी चर्चा की बात करें, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? देखिए, ईवीएम मशीन्स में गड़बड़ी जो है वो उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कुछ हद तक हो भी सकती है, क्योंकि एक मशीनरी ऑप्शन है। हमने अभी पिछले 10-12 दिन पहले ये भी सुना था कि माननीय हमारे सीएम साहब जो केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि बैलेट के थ्रू ही दोबारा चुनाव लड़े जाएं दिल्ली के अंदर, ताकि ईवीएम मशीन में जो गड़बड़ी का ऑप्शन हम सबको सुनने को मिल रहा है वो दोबारा इस चीज़ में ना आए। तो बाकी अब चुनाव आयोग का है, वो तो सारा जो भी फाइनली जो रिजल्ट है वो चुनाव आयोग ही निकालेंगे कि उन्होंने बैलेट पेपर के थ्रू करना है या ईवीएम मशीन के थ्रू करना है। बाकी ईवीएम मशीन की गड़बड़ी की बात तो वो पॉसिबिलिटी है, हम ये नहीं कह सकते, हम नकार नहीं सकते कि पॉसिबिलिटी नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें इस निगम की, अगर आप यहाँ से सीट ले जाते हैं, आप जीत जाते हैं, तो आपके काम सबसे पहली प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए क्या होगी? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता जो हमारे इस क्षेत्र के लिए होगी वो है
एक तो जो MCD के स्कूल्स हैं यहाँ के, जितने भी हमारे मतलब जो पार्षद के अंडर जो स्कूल्स आते हैं, उन स्कूलों के अंदर बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलना, उन स्कूलों के अंदर जो शिक्षा के मामले में अगर हम देखें तो जो टीचर्स हैं उनकी जो अनुमति से हैं, जो उनका अटेंडेंस है वो पूरी होनी चाहिए और वो बच्चों को ढंग से पढ़ाएं। इस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। दूसरा, जो हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर, जैसे केजरीवाल साहब ने कहा था हम CCTV कैमरास वगैरह लगाएंगे, तो हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले CCTV कैमरास लगाएंगे और उस कैमरास का जो है वो हम एक खुद अपने लेवल पे एक हम अपना हेडक्वार्टर्स बनाएंगे जिसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, ताकि हम अपने जो एरियाज है हमारा, जो हमारा वार्ड है, उस वार्ड को हम सुरक्षित बना पाए। और साथ साथ हम इसके अंदर दिल्ली पुलिस की भी मदद लेंगे ज़रूर, ताकि उनको भी ये चीज़ जो है हम रिकॉर्डिंग्स जो हम करेंगे या जो हम सारी चीज़ें करेंगे उसका हम पूरा प्रॉपर तरीके से उनको हम बता पाएँ, ताकि हमारे एरिया के अंदर जो चोरी होती है, जैसे कई बार सेक्टर 20-21 की जो डिवाइडिंग रोड है उसमें चैन स्क्रैचिंग होती है, सेक्टर 22 के अंदर होती है, मुझे अभी पीछे सुनने को आया था किशन विहार के अंदर भी चोरी हुई है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें थोड़ा सा हर्ज करना पड़ेगा, हमें टाइम जरूर लगेगा। ये नहीं कहता कि जी मैं आज पार्षद बन के आ रहा हूँ और मैं अगले दिन सुबह कर दूँगा, मुझे थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट इन चीज़ों को हम प्राथमिकता सबसे पहले देंगे ताकि बच्चों की एजुकेशन जरूर अच्छी चले। कि बच्चों की एजुकेशन अच्छी चलेगी तो आने वाले टाइम पे जो भी हमारे युवा होंगे वही देश को संभालेंगे। हम तो धीरे धीरे बुढ़े होते जाएंगे, लेकिन संभालेंगे तो वही बात कर देंगे बस। चलिए सरबजीत जी, आपने यूनिवर्सल में उसको टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।